जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज का सेशन स्टार्ट हो चुका है और दोस्तों जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, आप सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड करें। दोस्तों आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। तो ये पूरा आपको लिखा मिल जाएगा और ऐप आपको डाउनलोड कर लेना। अगर दोस्तों आप हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, यूके, एलटी, टीजीटी, पीजीटी, पंजाब मास्टर कैडर या फिर जूनियर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। ये ऐप जो है सेल्फ स्टडी क्लासेस, ये आपके लिए, ठीक है। तो जिन भी साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक करें और वीडियो को दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। आज हम द्विवेदी युग को पढ़ने वाले। इसके पहले दोस्तों हमने भारतेंदु युग को पढ़ा आधुनिक काल में। आज अपन द्विवेदी युग को पढ़ेंगे। द्विवेदी युग में आपको बताना है कि द्विवेदी युग का जो नामकरण किया गया वो किसके नाम पर किया गया, ये आपको चयन करना है, ठीक है। तो सभी साथी ऐसे हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लिया है, तो जल्दी जल्दी से फटाफट से उत्तर बताएंगे। द्विवेदी युग नामकरण किया है तो किसने किया है बताइए, है ना, किसके नाम पर किया गया है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तब आपका यहां पर बिल्कुल द्विवेदी युग नामकरण किया गया, ये आपसे पूछा गया और आपने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर दोस्तों द्विवेदी युग का नाम पड़ा। और महावीर प्रसाद द्विवेदी आपको पता है कि द्विवेदी युग के श्रेष्ठ दोस्तों कवि लेखक माने जाते हैं। और द्विवेदी जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ये सरस्वती पत्रिका के क्या बने थे, सरस्वती पत्रिका के दोस्तों ये संपादक बने थे। कब बने थे, 1903 में। और सरस्वती पत्रिका यानी कि दोस्तों 1900 ईस्वी से ही द्विवेदी युग का आरंभ माना जाता है, 1900 ईस्वी से, ठीक है। ये आपको याद रख लेना। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की। इनके द्वारा दोस्तों रचित अनुदित व मौलिक 80 ग्रंथ हैं और इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं काव्य मंजूषा, सुमन, काव्य कुंज, अबला विलाप, ये सभी इनकी दोस्तों रचनाएं मानी जाती हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है यहां पर। अब आप पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहां पर आपको बताना है दोस्तों सैरंध्री के रचनाकार कौन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो फिलहाल यहां पर तो आपको उत्तर दिख रहा होगा कि सैरंध्री के रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो उत्तर है आपका मैथिली शरण गुप्त। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, सैरंध्री के रचनाकार कौन है। सैरंध्री के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। यह गुप्त जी द्वारा रचित नाटक है। सैरंध्री नाटक किसका है, तो ये मैथिली शरण गुप्त का है। इनके द्वारा रचित नाटक है रंग में भंग, राजा प्रजा, है ना, ये आपको याद रख लेना दोस्तों। वन वैभव, विकट भट्ट, ब्रहणी, ब्रजांगना, है ना, बैतालिक, शक्ति, स्वदेश, ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं, इनको याद रख लेना है। और सैरंध्री भी किसकी है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त की रचना मानी जाती है, ये आपको याद रख लेना, ठीक है। बी नंबर आपका मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको यहां पर अब चयन करना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सी रचना अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की है। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध आपको पता होगा दोस्तों, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जो हैं ये द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कवि और लेखक माने जाते हैं। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध ने दोस्तों खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य लिखा था जिसका नाम था प्रिय प्रवास, आपको पता है ना। और आपसे अगर पूछा जाए कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो प्रिय प्रवास, है ना। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की रसकला कृष्ण शतक इनकी प्रथम रचना मानी जाती है, ये भी आपको याद रख लेना, कृष्ण शतक, ठीक है। तो यहां पर अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है, यहां पर आपने बिल्कुल सही उत्तर बताया कि वैदेही वनवास तो इनकी रचना है। चुबते चौपदे भी इनकी रचना है, चौके चौपदे भी इनकी रचना है। कौन सी नहीं है, विचित्र विवाह है। विचित्र विवाह इनकी रचना नहीं मानी जाती और उत्तर चला जाता है एक ही तरफ। अयोध्या से उपाध्याय द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है प्रिय प्रवास, हरिऔध सतसई, मर्म स्पर्श, है ना, कल्पलता, कृष्ण शतक, प्रेम प्रपंच, रसिक रहस्य, ये सारी की सारी मानी जाती हैं दोस्तों इनके, है ना। चौके चौपदे, पारिजात भी है, ठीक है, रस कलश भी इनका ग्रंथ है, ये हरिऔध जी के ग्रंथ माने जाते हैं, इनको आपको याद रख लेना, ठीक है। हाँ, ये विचित्र विवाह है आपका बिल्कुल सही है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें
जिन्हें दोस्तों कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया, तो वो बताना है कि वो कवि कौन सा है। 4 विकल्प है हमारे सामने, जल्दी से लिख बताना है आपको कि द्विवेदी युग का वह साहित्यकार कौन सा है जिसे कविता कामिनी कांत कहा जाता है, जिसे भारतेंदु प्रज्ञेंदु कहा जाता है, जिसे साहित्य सुधाकर कहा जाता है। 4 विकल्प हैं दोस्तों। पहला है नाथूराम शर्मा शंकर, दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा रामधारी सिंह दिनकर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपको पता है कि कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से जो सम्मानित किया गया वो किया गया नाथूराम शर्मा शंकर को, यानी कि आपका विकल्प नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, इन्हें भारतेंदु प्रज्ञेंदु कहा जाता है, इन्हें साहित्य सुधाकर कहा जाता है, इन्हें कविता कामिनी कांत कहा जाता है, यानी कि उत्तर कहां चला जाता है, एक की तरफ। ठीक है, द्विवेदी युग के साहित्यकार नाथूराम शर्मा शंकर को कविता कामिनी कांत है ना, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया, ये भी याद रख लेना। और अगला क्वेश्चन है, बताना है आपको मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना कौन सी नहीं है, ये आपसे पूछा गया। तो दोस्तों यहां पर याद रख लेना, ये सिद्धराज है, हिडिंब है, जय भारत भी है, ये कृषक क्रंदन की रचना नहीं है, यानी कि आपका उत्तर डी की तरफ जाता है। डी नंबर कृषक क्रंदन आपका सही हो जाएगा। कृषक क्रंदन ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रेम पच्चीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल है ना, तरंग, करुणा तथा कादम्बिनी, ये सभी मानी जाती हैं है ना। रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, हिडिंबा, सिद्धराज, हिंदू, बैतालिक तथा पंचवटी आदि ये सभी रचनाएं किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की। लेकिन कृषक क्रंदन ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है ना। बोले कृषक का क्रंदन गया, कृषक का क्रंदन गया, गया तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों, अगला आपको बताना है कि मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है। महाभारत संबंधी कौन सी नहीं है पूछा है यहां पर। तो वन वैभव नहीं है, शक्ति, सैरंध्री या फिर कव संहार। प्रश्न क्रमांक 6 और 6 में आपको चयन करना है। छठवीं का आंसर क्या हो जाएगा? महाभारत संबंधी नहीं है तो कौन सी नहीं है बताइए। 4 विकल्प है, चौथा विकल्प सैरंध्री है ना, चौथा विकल्प सैरंध्री है। और दोस्तों 3 विकल्प आपको दिख रहे होंगे, वन वैभव, शक्ति है ना, और दोस्तों कव संहार और सैरंध्री। तो यहां पर आपको इतना याद रखना है कि जो ये शक्ति है, शक्ति ये दोस्तों महाभारत संबंधी नहीं है और उत्तर चला जाता है विकल्प नंबर बी की तरफ है ना। तो ये बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? तो बी नंबर बिल्कुल राइट है ना, वेरी गुड, बी नंबर आपका सही उत्तर हो जाता है। अब दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहां पर हम देखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त की शक्ति रचना महाभारत संबंधी नहीं, जबकि वन वैभव, वक संहार, सैरंध्री महाभारत संबंधी रचनाएं हैं। ये भी आपको याद रख लेना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हरियोधकृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। काव्योपवन, सुरभि जी बिल्कुल, हरियोधकृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। जो भी साथी जूनियर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी साथी पीजीटी, टीजीटी, पंजाब मास्टर कैडर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूकेएलटी की, वो दोस्तों ऐप डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर में सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस है ना। और जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है हिंदी साहित्य के दोस्तों, जूनियर टेट एग्जाम के, मास्टर कैडर एग्जाम के, तो इसकी फीस रखिए दोस्तों अभी आपको 1200 रुपए। ठीक है, तो इस फीस में आप दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को क्रमबद्ध कर सकते हैं। हरियोधकृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो उत्तर चला जाता 1909। 1909 यानी सी नंबर है ना, काव्योपवन सी नंबर 9 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियोधकृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष 1909 ईस्वी है और हरियोध द्वारा रचित काव्य है प्रिय प्रवास, सभी को पता है। पारिजात है ना, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक इनकी पहली रचना है।
प्रेम प्रपंच, चोखे चौपदे, चुभदे चौबदे, है ना। और दोस्तों ये सारी की सारी रचनाएं मानी जाती हैं इनकी अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की। अब अगला क्वेश्चन आपको यहां पर चयन करना है, किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। किसके साहित्य को बताइए, 8 का प्रश्न बताना है, किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। भारतेंदु योग, द्विवेदी योग, छायावादी योग या फिर आधुनिक युग। प्रश्न क्रमांक आपका 8 नंबर आपको चयन करना है, 8वां नंबर। प्रश्न क्रमांक 8 में, और 8 में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग यानी बी नंबर, ठीक है। किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है, ये आपका द्विवेदी युग बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। द्विवेदी युगीन 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक साहित्य को हम सरस्वती एवं इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है, ठीक है। और सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी, ये आपको याद रख लेना है दोस्तों, ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके ख्याति लब्ध संपादक हुए, ये भी आपको याद रख लेना दोस्तों, है ना। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, ऐसे भी घुमा के पूछ लिया है आपसे कि खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है, बताइए। 4 विकल्प हमारे पास हैं और सभी को लगभग पता है कि खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो महाकाव्य है प्रिय प्रवास। कौन सा है? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास सन 1914 ईस्वी में अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित 17 सर्गों का प्रबंध काव्य है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। इस प्रबंध काव्य में कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है ना। इसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं, ये याद रख लेना हरिऔध जी के प्रिय प्रवास में, इसको सभी याद रखेंगे। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोक हित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर ए अटल सिद्धांत था। उपर्युक्त पंक्तियां किस कृति में संग्रहित हैं? बताइए किस कृति में संग्रहित हैं? विख्यात जीवन व्रत हमारा कौन सी कृति में संग्रहित है दोस्तों? ये 4 विकल्प आपको चयन करना है। तो विख्यात जीवन व्रत हमारा लोक हित एकांत था और आत्मा अमर है देह नश्वर ए अटल सिद्धांत था। उपर्युक्त पंक्तियां किस कृति में संग्रहित हैं? तो 4 विकल्प हैं, साकेत, है ना, सिद्धराज, भारत भारती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब आपका राइटिंग सही हो जाएगा, उत्तर जो हो जाएगा सही वो हो जाएगा भारत भारती। भारत भारती में ये दोस्तों विख्यात जीवन व्रत हमारा लोक हित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। ये जो पंक्तियां हैं ये भारत भारती की पंक्तियां हैं और भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, है ना, याद रख लेना। राष्ट्रीय काव्यधारा की रचना है, इसी रचना की प्रसिद्धि के कारण उन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा भी दी गई, ये भी आपको पता होगा, है ना। उपर्युक्त पंक्ति भारत भारती में संग्रहित है। 1912 ईस्वी में रचित भारत भारती ग्रंथ के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं, याद रख लेना। मैथिली शरण गुप्त का उपनाम कभी अगर आपसे पूछा जाए तो इनका उपनाम मधुप था। क्या नाम उपनाम था? इनका उपनाम था दोस्तों मधुप। किसका? मैथिली शरण गुप्त का। और इन्हें दद्दा भी कहते थे। क्या? दद्दा, ठीक है। ये राष्ट्र कवि थे, राष्ट्र कवि इन्हें दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की जो भारत भारती इसकी प्रसिद्धि के कारण महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, है ना। और इनका उपनाम क्या था? मधुप। और दद्दा भी इनका उपनाम था। कभी अगर एग्जाम में आ जाए तो छोड़ना नहीं। द्विवेदी युग की कविता है तो कौन सी है? उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक कविता है ना, प्रकृति चित्रात्मक है, नव जागरण परक है या फिर नारी चेतनात्मक है? बताइए। प्रश्न क्रमांक आपका 11 है।
11 में द्विवेदी युग की कविता बताना है। कविता है तो किस प्रकार की है, या कविता की विशेषता है तो वो किस प्रकार की विशेषता है। द्विवेदी युग की कविता है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मकता, है ना। इतिवृत्तात्मक यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। द्विवेदी युग की कविताओं में उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक प्रमुख रूप से पाया जाता है। इतिवृत्तात्मक का नहीं होता है दोस्तों वस्तु वर्णन, है ना। और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि जागरण सुधार काल किसे कहा जाता है, जागरण सुधार काल किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो कहा जाता है द्विवेदी युग को, ठीक है। अगला है मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया, है ना। इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया बताइए। भारत भारती में, रंग में भंग, या फिर द्वापर, या फिर साकेत में। आपको पता है दोस्तों, है ना, बोले सर राम के साथ तो सीता वनवास गई थी, है ना, लेकिन लक्ष्मण के साथ उर्मिला नहीं गई थी। और ये इतिहास उपेक्षित नारी मानी जाती हैं दोस्तों, है ना, कि राम की सीता और राम का वियोग तो सबने देखा, लेकिन उर्मिला और लक्ष्मण का वियोग किसी ने नहीं देखा। यानी कि इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया गया, तो वो पुस्तक है साकेत, है ना। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है और ये राम काव्य पर आधारित महाकाव्य माना जाता है दोस्तों, याद रख लेना। और इसमें कितने सर्ग हैं, तो साकेत में 12 सर्ग हैं, ये भी आपको याद रख लेना, ठीक है। और मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी को साकेत नामक पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है ना। और भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर, यशोधरा, पंचवटी, बिकट भट्ट, ये बिकट आया, बिकट भट्ट कई बार एग्जाम में पूछी गई ये रचना। झंकार, विष्णु प्रिया भी पूछी गई, किसकी रचना है, ये भी मैथिली शरण गुप्त की मानी जाती है ना। अब दोस्तों यहां पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। द्विवेदी युग का एक और नाम है, तो क्या नाम है बताइए। द्विवेदी युग का एक और क्या नाम है। संक्रांति काल इसे कहते हैं, संधि काल कहते हैं, गद्य काल, या फिर जागरण सुधार काल कहते हैं। द्विवेदी युग का एक अन्य नाम क्या है। प्रश्न क्रमांक 13 में आपको उत्तर चयन करना है। द्विवेदी युग का एक अन्य नाम आपको बताना है और उत्तर चला जाता है जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल यानी आपका जो सी नंबर है जागरण सुधार काल, वो बिल्कुल सही है। द्विवेदी युग का एक और नाम जागरण सुधार काल है। यह नाम डॉक्टर नगेंद्र द्वारा दिया गया, जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदि काल को संधि काल या चारण काल नाम दिया, है ना। ये तो रामकुमार वर्मा की थी। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा। एक क्वेश्चन भी कई बार आया है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है, तो गद्यात्मकता की, काव्यात्मकता की, इतिवृत्तात्मकता की, या फिर वैचारिकता की। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है बताइए। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है, ये उत्तर आपको बताना है। तो द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों काव्यात्मकता। ये बी नंबर सही हो जाएगा, यहां पर ये डी नहीं होगा। काव्यात्मकता आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इतिवृत्तात्मकता की प्रमुख विशेषता मानी जाती है ना। तो ये बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। गद्यात्मकता, वैचारिकता द्विवेदी युग प्रधान प्रवृत्तियां रही हैं। गद्यात्मकता भी रही है, वैचारिकता भी रही है ना, इतिवृत्तात्मकता भी रही है। नहीं रही तो कौन सी नहीं रही, काव्यात्मकता नहीं रही। और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, बी नंबर, ठीक है। वी राइट आंसर हो जाएगा काव्यात्मकता, ठीक है। राजपूतियान की कथा है तो कौन सी है, किस रचना में राजपूतियान की कथा है, ये आपको बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। राजपूतियान की कथा है तो कौन सी है, सिद्धराज, रंग में भंग, पंचवटी, या फिर साकेत। राजपूतियान की कथा आपको चयन करना है।
बताइए प्रश्न क्रमांक है आपका, है ना, यहां पर दोस्तों 15, और 15 में राजपूतियान की कथा कौन सी रही? ये 4 विकल्प में से एक विकल्प का आपको चयन करना, और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया कि सर रंग में भंग ये राजपूतियान की कथा रही है, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त इसके रचनाकार हैं, रंग में भंग, है ना। अब यहां पर आते अगला क्वेश्चन अपना है, यहां पर राजपूतियान की कथा रंग में भंग, है ना, काव्य में समाहित है। रंग में भंग काव्य ग्रंथ की रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा, ठीक है। और गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ हैं दोस्तों, जयद्रथ वैद्य इनकी रचना है ना। किसान इनकी रचना है, किसान, है ना, किसान भी इनकी रचना है। विकट भट्ट इनकी रचना है। यशोधरा, भारत भारती, साकेत, गुरुकुल, है ना। विष्णु प्रिया, एक कई बार पूछी गई विष्णु प्रिया की रचनाकार कौन है, तो ये भी आपको याद रख लेना। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है, ये आपको चयन करना है। करिए 4 विकल्प हैं और साकेत का मुख्य संबंध बताना है किसके चरित्र विकास से जुड़ा है। राम और सीता के, लक्ष्मण और उर्मिला के, भारत और मांडवी के, या फिर लक्ष्मण और सीता के। तो साकेत की कथा का मुख्य जो संबंध है वो किसके चरित्र से के विकास से जुड़ा है। सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे, और जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो प्ले स्टोर में सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस, है ना, और ऐप डाउनलोड कर लें। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है कोर्स में हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण के, जहां पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, जहां पर आपको हिंदी व्याकरण भी पढ़ाई जाएगी, जहां पर आपको हिंदी साहित्य भी, विस्तृत अध्ययन प्लस की वीडियो भी आपको पढ़ाए जाएंगे, है ना। तो साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है, तो वो जुड़ा है लक्ष्मण और उर्मिला, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। साकेत में हम पढ़ते हैं दोस्तों कि 1931 की तो ये रचना है साकेत, है ना। साकेत गुप्त जी की सर्वश्रेष्ठ रचना है, इसे महाकाव्यों की श्रेणी में रखा गया। इसकी कथा साकेत को केंद्र बनाकर लिखी गई, है ना, और इसकी कथा वस्तु राम और सीता का ना होकर दोस्तों उर्मिला और लक्ष्मण की है। अगला क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर आपको चयन करना है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? और यहां पर मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध ये क्या है? ये कह दे, ये बोलो खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य। ये दोस्तों प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। प्रबंध काव्य के एक भेद होता है महाकाव्य, एक होता है खंड काव्य। यहां खंड काव्य दिया है, हम खंड काव्य ही लगाएंगे, ठीक है, सी नंबर लगाएंगे, सी नंबर खंड काव्य है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध एक खंड काव्य है। किसी महाकाव्य के आंशिक रूप का अनुसरण करने वाली विधा दोस्तों क्या कहलाती है? एक खंड काव्य कहलाती है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध में महाभारत के अर्जुन द्वारा जयद्रथ के वध किए जाने की घटना का इसमें वर्णन किया गया है ना। अब अगला क्वेश्चन आपको यहां पर बताना है कि दिवस का अवसान समीपता, गगनता कुछ लोहित हो चला, है ना, तरु शिखा पर थी अब गरजती कमलिनी, कुल का बल्लभ की प्रभा। ये कई बार पूछा गया दोस्तों, दिवस का अवसान समीप था। ये दिवस का अवसान समीप था, ये पंक्ति आपको बताना है कि पंक्ति किससे है दोस्तों? आंसू से है, परिवर्तन से, किसान से, या प्रिय प्रवास से, यानी कि किस रचना से लिया गया है? बताइए ये पंक्ति किस रचना से ली गई है, ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 18 में दिवस का अवसान समीप था, है ना, गगनता कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी, है ना। ये क्वेश्चन कई बार आया। और दिवस का अवसान समीप था, बोले किसके दिवस का? बोले प्रिय प्रवास, प्रिय के प्रवास का दिवस का अवसान समीप था। याद रख लेना, प्रिय प्रवास आपका सही होगा। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, है ना, इसमें 17 सर्ग हैं प्रिय प्रवास में, ये भी याद रख लेना। और ये दोस्तों किसकी रचना है? अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध, है ना। उक्त काव्य पंक्तियों का संबंध दोस्तों द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध, और इन्हें कवि सम्राट कहा जाता है।
किसे, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कवि सम्राट किसे कहा जाता है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। इन्होंने दोस्तों निःशुल्क नागरिक प्रचारणी सभा और साहित्य की सेवा के लिए इन्हें कवि सम्राट की उपाधि दी गई थी, है ना। 1914 ईस्वी में रचित प्रिय प्रवास 17 सर्ग इसमें माने जाते हैं, इसको आपको याद रख लेना दोस्तों। और यहां पर अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया। तो बताइए, 4 विकल्प हैं, फारसी भाषा, संस्कृत भाषा, ब्रज भाषा या फिर पाली भाषा। किस भाषा को उतारकर दोस्तों खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया? वो ऐसे दोस्तों कवि कौन थे, ऐसे लेखक कौन थे? तो वो लेखक कौन थे दोस्तों, ये भी आपको पता है कि वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। लेकिन किस भाषा को उतारा था इन्होंने? तो ब्रज भाषा को दोस्तों सिंहासन से उतारकर, कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने वाले जो आचार्य थे वो द्विवेदी, है ना, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। तो ये आपको याद रख लेना है कि द्विवेदी जी ने ब्रज भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया। फोर्ट विलियम कॉलेज भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा समकालीन साहित्यकारों के अतिरिक्त प्रयास से भारतेंदु युक्तक खड़ी बोली गद्य, है ना, में प्रतिष्ठित हो गई थी दोस्तों। ये भी आपको याद रख लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी थी परंतु कविता की भाषा अब भी ब्रज भाषा ही बनी रही, है ना। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? चिरगांव जिला झांसी, बताइए चिरगांव जिला झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? माखनलाल चतुर्वेदी का, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा कुमारी चौहान या फिर सुमित्रा नंदन पंत। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक है आपका 20 का आंसर आपको बताना है कि चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान माना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी का तो नहीं है, किसका है बताइए। और उत्तर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि सर चिरगांव जिला झांसी, चिरगांव में जन्म हुआ था राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का, जिनकी रचना भारत भारती के लिए 1912, ये दोस्तों 1912 की इसको याद रख लेना। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। राष्ट्र कवि गुप्त जी के द्वारा लिखे गए काव्य ग्रंथ हैं जयद्रथ वध, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, विष्णुप्रिया याद रख लेना ये दोस्तों। और माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के कहा हुआ था? होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था, है ना। सुमित्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग के निहालपुर गांव में हुआ था। और पंत जी का जन्म हुआ था दोस्तों उत्तर प्रदेश, है ना, अल्मोड़ा जिले में हुआ था, अल्मोड़ा उत्तराखंड, है ना, अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में हुआ था। ये भी आपको याद रख लेना, जो अब उत्तराखंड में आता है अल्मोड़ा जिला के कोसानी गांव, ठीक है। अब यहां पर आपको सुमेलित करना है प्रिय प्रवास, रंग में भंग, मृत्युंजय या फिर पथिक। बताइए प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है, रंग में भंग की रचना किसने की, मृत्युंजय किसकी रचना है, और दोस्तों पथिक के रचनाकार कौन है। ये 4 कूट आपसे दिए हैं। 4 कूट में से प्रिय प्रवास तो आपने कई बार पढ़ा। प्रिय प्रवास यानी कि दोस्तों हरिऔध की रचना, महाकाव्य है ना, 1914 में लिखा गया, प्रकाशित हुआ। रंग में भंग तो आपको पता ही है, मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है। अब आपको पथिक बताना है, तो पथिक के रचनाकार तो कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, है ना। मानसी स्वप्न पथिक, ये राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। और मृत्युंजय के रचनाकार कौन है? ठीक है, राय देवी प्रसाद पूर्ण, ठीक है। तो प्रिय प्रवास किसकी है? हरिऔध की। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त, मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण, और पथिक राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है। ये क्लियर, इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन है प्रिय प्रवास हरिऔध जी की रचना है। हरिऔध जी की अन्य रचनाएं चुभते चौपदे, चौखे चौपदे, वैदेही बनवास, है ना। और दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की रंग में भंग है, ये भी आपको याद रख लेना। पथिक राम नरेश त्रिपाठी की है, ठीक है। मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना कई बार पूछी गई। अब दोस्तों यहां पर आपसे रचना काल की दृष्टि से पूछा गया कि रचना काल की दृष्टि, रचना क्रम की दृष्टि से बताइए कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। अगर आपको दिख रहा हो तो आप जरूर बताइएगा। प्रश्न क्रमांक रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम बताना है, तो चयन करिए। रचना काल की दृष्टि से
और रचना काल की दृष्टि से इसका सही जो उत्तर है दोस्तों, रचना काल की दृष्टि से, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। ये दोस्तों आपका प्रिय प्रभास, साकेत, तुलसीदास और कृष्णायन ये माने जाती है, बिल्कुल सही है। इनके बारे में अपन यहां पर पढ़ेंगे कि प्रिय प्रभास का रचना काल 1914, साकेत 1931, तुलसीदास 1938, कृष्णायन 1943, है ना। प्रिय प्रभास अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की, साकेत मैथिली शरण गुप्त की, तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है तुलसीदास, और कृष्णायन द्वारिका प्रसाद की रचना है। ठीक है, इनको आपको याद रख लेना। और दोस्तों आपको पता है कि हिंदी में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का जो दूसरा स्तंभ माना जाता है वो साकेत महाकाव्य माना जाता है। राम काव्य पर आधारित ये महाकाव्य है दोस्तों, इसको अपन को याद रख लेना है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको यहां पर चयन करना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि यहां पर चयन करिए। ये है दोस्तों आपका क्वेश्चन, आपको बताना है कि करते करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, है ना, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है बताइए। ये उक्त पंक्ति किसी करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार आपको बताना है। ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति आपको बताना है। और ये पंक्ति है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की, है ना। उक्त कवियों के रचना पंक्तियों के रचनाकार राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं, है ना। और दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की निम्न कृतियां भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, झंकार, झंकार भी इनकी रचना है। ठीक है, ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति मानी जाती है, पूछी गई है कई बार। और अगला क्वेश्चन है इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है। ये क्वेश्चन तो कई बार आया, इतिवृत्तात्मकता के बारे में आपसे पूछा जाता है। और जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो आज ही दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। ठीक है, और दोस्तों अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दें। जिन भी साथियों को जूनियर टेट एग्जाम के लिए कोर्स में एडमिशन लेना है, जिन भी साथियों को टीजीटी पीजीटी के लिए कोर्स में एडमिशन लेना है, तो फीस मात्र 1200 रखी गई है। 1 साल तक वैलिड रहेगा ये आपका कोर्स, है ना। तो आप अध्ययन कर सकते हो। इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है, उत्तर चला जाता है द्विवेदी युग की, है ना। इतिवृत्तात्मकता मतलब होता है वस्तु वर्णन, है ना। और वस्तु वर्णन द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है, जिसकी सबसे मुख्य विशेषता देशभक्ति एवं राष्ट्रीय जागरण का उद्दीप्त स्वर माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, वैदेही वनवास के लेखक कौन है, आपको चयन करना है। 25 का उत्तर आपको बताना है, वैदेही वनवास। और अपन ने पढ़ी है दोस्तों, है ना, कौन कौन सी पढ़ी है, पारिजात पढ़ ली, कृष्ण शतक पढ़ ली, रसकलश पढ़ ली, प्रिय प्रवास पढ़ ली, वैदेही वनवास पढ़ ली, चौके चौबदे पढ़ ली, चुभते चौबदे पढ़ ली। ये सारी रचनाएं किसकी मानी जाती हैं, है ना। ये सारी रचनाएं मानी जाती हैं दोस्तों किसकी, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की। इन्हें कवि सम्राट कहा जाता है, ये भी याद रख लेना, कवि सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया इनके लिए। और दोस्तों अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध याद रख लेना, ये द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी वैदेही वनवास इनकी रचना है और कई बार पूछी भी गई है। आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का समय बताना है, द्विवेदी युग की सीमा बताना है। दोस्तों द्विवेदी युग का काल क्या था, इसका चयन आपको करना है। सभी लोग राइट जरूर कर देना, सभी लोगों को राइट जरूर करना है। ठीक है, और दोस्तों है ना, पूरा आपको राइट यहां पर करना है। ठीक है, तो आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का काल सीमा कब तक माना जाता है, ये उत्तर आपको बताना है। जल्दी से बताएं अनीता जी, एक ही प्रश्न में थोड़ी बैठे रहेंगे अपन लोग, है ना। बताइए आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का काल सीमा कब तक माना जाता है। जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है वो आपको बताया जाता है। ठीक है, और जिनको एक्स्ट्रा पढ़ना है वो बुक से भी पढ़ सकते हैं। आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का काल सीमा कब तक माना जाता है, तो वो माना जाता है 1900 से। दोस्तों यहां पर विकल्पानुसार जो है वो 1900 से 1918, वैसे 1900 से 1920 भी माना जाता है। याद रख लेना, क्योंकि 1918 से छायावाद का उदय हो जाता है, इसलिए विकल्पानुसार अपन उत्तर लगाएंगे 1900 से 1918, यानी कि डी नंबर। ठीक है, इसको याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है, ये प्रश्न क्रमांक 27 का आंसर बताना है। द्विवेदी युग का कवि कौन सा है ये बताइए। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्णदास, है ना, जसवंत सिंह, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। प्रश्न क्रमांक 27 बताइए द्विवेदी युग का है तो कौन सा है, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है, ये आपको चयन करना है। तो द्विवेदी युग का कवि कौन सा है,
बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है क्या, है ना, राधा कृष्ण दास है, जसवंत से हैं, या फिर जसवंत गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। द्विवेदी युग का कवि कौन सा है? 4 विकल्प हैं। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड करना है आपको साथियों, है ना, और आपको विस्तृत अध्ययन पढ़ना है, ट्रिक से पढ़ना है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी लगाना है। तो एक ही कोर्स में आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। मात्र एक कोर्स आपको 1200 रुपए में दोस्तों एडमिशन इसमें आप ले सकते हो, कभी भी ले सकते हो। और द्विवेदी युग का कभी आपसे पूछा गया तो आपने बता दिया गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, और उत्तर चला जाता है डी की तरफ। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ये द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। कौन? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी। इनको अपन को याद रख लेना है। और यहां पर दोस्तों याद रख लेना है, बद्रीनारायण चौधरी की बात करें तो इनका पूरा नाम था बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, है ना। और दोस्तों आपको पता है कि ये प्रेमघन का जन्म हुआ था 1855 में, आपको पता होगा, है ना। राधा कृष्ण दास का 1865 में। भारतेंदु युग के ये कवि माने जाते हैं, जबकि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883, यानी कि ये द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। इनको भी याद रख लेना। जसवंत से तो आपको पता ही है, इनकी भाषा भूषण रचना है और ये रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है चौपट चपेट और मयंक मंजरी। चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के रचनाकार कौन है? बताइए। चौपट चपेट और मयंक मंजरी, बढ़िया प्रश्न है। चौपट चपेट मयंक मंजरी नाटकों के रचनाकार आपको चयन करना है। किशोरी लाल गोस्वामी है, बाबू राम कृष्ण वर्मा है ना, या फिर मथुरा प्रसाद चौधरी, या फिर रूप नारायण पांडे हैं। तो चौपट चपेट और मयंक मंजरी के रचनाकार आपको बताना है। तो चौपट चपेट, बोले सर चपेटा खेलते हैं, किशोर किशोरियां चपेटा, आपने देखा होगा गांव में, है ना, एक खेल होता है चपेटा, है ना। तो चपेटा और मयंक मंजरी ये किशोरी लाल गोस्वामी जी के नाटक माने जाते हैं। और उत्तर चला जाता है आपका एक ही तरफ। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहां पर आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना होता है कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, या फिर इनमें से कोई नहीं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ बताना है। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? प्रश्न क्रमांक 29 और 29 द्विवेदी युग के दोस्तों सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। कौन माने जाते हैं? मुकुटधर पांडे, यानी कि आपका सी बिल्कुल सही है। और मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक माना, है ना। मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। मुकुटधर पांडे ने स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते श्रीधर पाठक, लेकिन स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले जो हैं वो कौन है? मुकुटधर पांडे, है ना। और मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार भी माने जाते हैं। ये चीज भी आपको याद रख लेना। और हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। एक अर्थों में इन्हें छायावाद का जनक भी कहा जाता है। कानन कुसुम एवं पूजा के फूल इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। रस कलश किसकी रचना है? ये उत्तर आपको बताना है दोस्तों, यानी कि रस कलश के रचनाकार कौन है ये आपको चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 30 का आंसर श्रीधर पाठक, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, या फिर मैथिली शरण गुप्त। रस कलश किसकी रचना है? ये सभी लोग आंसर बताना है। कुरैशी जी बताइए, रस कलश के रचनाकार कौन है? आपको पता है कि कृष्ण शतक दोस्तों, कृष्ण शतक अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की पहली रचना मानी जाती। कौन सी? कृष्ण शतक। और ये जो रस कलश है ये भी रचना किसकी है? अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की। इनकी रचना, ये रचनाएं दी है रस कलश की रचनाकार, है ना, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध। गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, प्रेम पचेसी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है। हरिऔध श्रीधर पाठक तथा मैथिली शरण गुप्त आदि ये द्विवेदी, है ना, मंडल के कवि माने जाते, द्विवेदी युग के कवि माने जाते। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य के रूप में देखने को मिलता है ये बताना है दोस्तों। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य के रूप में देखने को मिलता है ये आपको चयन करना है। सभी लोग आंसर चयन करेंगे और उत्तर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर का आपको बताना है। और मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? तो वो मिलता है प्रबंधकार के रूप में। प्रबंधकार के रूप में,
यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा प्रबंधकार के रूप में, इसको याद करेंगे, है ना। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक प्रबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य में देखने को मिलता है, ठीक है। रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, पंचवटी, हिडिंबा, विष्णु प्रिया, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी मानी जाती हैं, मैथिली शरण गुप्त की। इन रचनाओं को याद करना है दोस्तों, है ना। और भारत भारती के कारण, भारत भारती की प्रसिद्धि के कारण महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। किसको किसको दी थी, मैथिली शरण गुप्त को, याद रख लेंगे, ठीक है। अब सभी साथी दोस्तों, जिन भी साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। अपना ये सेशन रोज होता है रात्रि 9 बजे, रोज पढ़िए, बढ़िया तरीके से दोस्तों अध्ययन करिए अपना। और जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो सेल्फ स्टडी क्लासेस जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना, है ना। प्ले स्टोर में सर्च कर लेना सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। अब दोस्तों अब जूनियर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को व्यवस्थित कर सकते हैं। शाम को 5 से 5:40 एक लाइव क्लास चलती है पेड वालों की जिन्होंने एडमिशन लिया है, और 6 से 6:40 क्लास चलती है एडमिशन वालों की, ठीक है। तो लाइव क्लास से भी आप पढ़ सकते हो, साथ ही रिकॉर्डेड कोर्स भी आपके लिए ऐप पर दिया जाता है कि अगर आप लाइव क्लास नहीं पढ़ पाते, अटेंड नहीं कर पाते तो आप दोस्तों ऐप से रिकॉर्डेड कोर्स से पढ़ सकते हो। साथ ही टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको दिए जाते हैं कि आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी लगाइए, है ना। साथ ही व्याकरण भी आपके लिए दोस्तों उपलब्ध है और बहुत सारी चीजें, ट्रिकी वीडियो आपके लिए उपलब्ध हैं और विस्तृत अध्ययन वाली वीडियो भी आपके लिए उपलब्ध है। सब प्रकार की सुविधाएं सेल्फ स्टडी क्लासेस पर हिंदी साहित्य वालों के लिए मिल रही हैं, जो दोस्तों सबसे बेस्ट है आपके लिए, है ना। रीता जी और संजय जी, गीतिका, सभी के लिए धन्यवाद। कल्पना जी, दारसू जी, अनीता जी, सरिता जी, विवेक जी, संजय पाठक जी, विपिन जी, शांति जी, रविंद्र जी, विमलेश, कमलेश, लवली जी, शाम पंडित, युवराज, रीता जी, नीतू जी, सभी लोग दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहें, अपने मित्रों तक शेयर करते रहें और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं, ठीक है। ये सभी लोग पढ़ सकते हैं, है ना, ठीक है। और ये सभी लोग पढ़ते रहें दोस्तों और निरंतर अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। और अपना सेशन 40 मिनट का होता है, अपन 40 मिनट पढ़ते हैं, ठीक है। अर्शदीप, देवेंद्र जी बहुत बढ़िया, विमलेश जी, विपिन जी, दारसू, शिल्पा जी, अर्चना जी और आरती जी, सक्सेना, मनीषा जी, सोनू जी, मोहित जी, उमा जी, इंदिरा जी, नेहा जी, मनीषा, जतिन जी, रीता जी, सभी को धन्यवाद। अनुराग जी, सुमित जी, ठीक है, आर्यन जी, अर्शदीप, रश्मि जी, मनीषा हिस्ट्री, है ना, विथ देवेंद्र जी, अमिता हिस्ट्री, नीतू जी, सुषमा, सुमित कुमार जी, आर्यन, जसवंत जी, लालदास, प्रमिला जी, सीमा जी, सभी को धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करते रहें, शेयर जरूर करते रहें, ठीक है। और दोस्तों ठीक है, पूनम जी, रीता जी बहुत बढ़िया, सोनू जी, जीपीएस, गौरव, विवेक जी, कविता, संगीता, लालदी जी, सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से करें, व्यवस्थित करें और तैयारी निरंतर करें, तभी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होता है, ठीक है। पुष्पा जी, रेखा जी, त्रिपाठी, रीना शुक्ला जी, लीला जी, दारसू जी, सभी को धन्यवाद। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप 1 महीने के लिए अध्ययन करते हो, 2 महीने के अध्ययन करते हो, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। आप निरंतर अध्ययन करें हिंदी साहित्य का, आप निरंतर सालों अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य में, आप सिलेक्शन पा लेंगे किसी भी एग्जाम में, है ना। आप सोचो कि सर एग्जाम की डेट आ गई और हमने 1-2 महीना अध्ययन किया और अपना सिलेक्शन हो गया, है ना। हो जाता है, जिनका जो करते हैं सालों से अध्ययन, जिनका अध्ययन होता है ना। आपको भी अध्ययन करने की जरूरत है, निरंतर अध्ययन करें, एग्जाम हो या ना हो, आप अध्ययन करते हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होता है दोस्तों, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।